तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है और टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हमने बहुत सी बातें सीखी। अभी उसी क्रम में हम लोग अपने क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर 9 में हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर सिस्टम्स एंड विंड सिस्टम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रेशर के बारे में। तो अपने पिछले कई लेक्चर में प्रेशर के टर्म्स बार बार यूज हुए हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो अभी आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताता हूं कि आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फंडा है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर लगेगा वो नीचे की तरफ इस एरो से दिखाया गया है। क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी वाटर को, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। ये मैंने एरो से दिखाने की कोशिश करी है। इसके बाद हम देखें तो हमने इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है। तो अपने ऊपर वाली लेयर जो नीचे वाली लेयर पे प्रेशर लगाएगी वो इस एरो से हम शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर नीचे वाली लेयर पे लगेगा वो इसी डायरेक्शन से लगेगा। अभी जो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस पे जो प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा होगा। वो ज्यादा होगा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर है वो 3 लेयर सिचुएटेड है और इस लेयर पे जो प्रेशर पड़ेगा वो लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई वाटर की लेयर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो वेट है इस लेयर के ऊपर, जो नीचे वाली लेयर है, वो वेट अबव इज मोर, यानी ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये ज्यादा वाटर मौजूद है सबसे नीचे वाली लेयर पे, तो इस लेयर पे जो प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। रीजन आपने देख लिया, क्योंकि जो लेयर नीचे होगी उस पे ऊपर वाली लेयर्स का वेट प्रेशर नीचे की ओर डालेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होते रहेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने जो वाटर को लेयर्स में डिवाइड करके देखा है, तो नीचे की तरफ जाने पे अपने वेट के कारण नीचे की लेयर पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यही चीज हर डायरेक्शन में हैपन होगी, यानी कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे कंसीडर करें तो प्रेशर चारों तरफ इक्वली एक्सर्ट होगा, ना कि किसी एक डायरेक्शन में। हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो प्रेशर चारों तरफ डिवाइड होगा, यानी कि लिक्विड जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। At any point in a liquid, pressure is the same in all direction. तो यानी किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा, इस डायरेक्शन में जो होगा, तो हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। तो अभी हम कोई एक पॉइंट अगर ये ऑब्जर्व करते हैं तो इस पे जो प्रेशर होगा वो चारों तरफ सेम ही होगा। तो आप ये देख सकते हैं। अभी हमने जो लिक्विड में देखा या वाटर में देखा, तो वही चीज होती है जब एयर फ्लो करती है। तो एयर फ्लो करती है, उससे क्या होता है, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं और हम अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का हमारा जो लेक्चर था, कि जो एटमॉस्फेयर है वो जैसे जैसे हम, ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर की ओर जाते रहेंगे तो हमको कई लेयर्स में एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर हमारी, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये लेक्चर मैंने काफी डिटेल में लिया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी ऊपर फ्लैश कर दूंगा, जिसको जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जितनी लेयर है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने वाटर और बीकर के केस में देखा है, तो वही चीज हम यहां भी देखने की कोशिश करते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्ट्रेटोस्फेयर से लेकर एक्सोस्फेयर तक जितनी लेयर है उन सबका वेट ट्रोपोस्फेयर पे पड़ेगा। और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनका जो वेट लगेगा वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों पे आएगा।
इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वेट होगा एयर का अबव ट्रोपोस्फेयर वो ग्रेटर होगा वेट ऑफ एयर अबव स्ट्रेटोस्फेयर से। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हम रहेंगे तो ट्रोपोस्फेयर पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर है तो उस पर लगने वाला या वहां पे सिचुएटेड कोई पॉइंट होगा तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहां पे अर्थ पे सेम हाइट पे अगर 2 पॉइंट कंसीडर करे हैं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा इन ऑल डायरेक्शन, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने वाटर और बीकर में देखा है कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो चारों तरफ इक्वली लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि एक ये पॉइंट और इस तरफ ये वाला पॉइंट है, तो जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म दोनों साइड इक्वल रहेगा, दोनों साइड इक्वली रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एल्टीट्यूड वर्सेस प्रेशर के बीच, प्रेशर की जो हमारी यूनिट रहेगी वो मिली बार रहेगी। यहां पे नोट करने वाली बात है कि जो 1000 मिली बार होता है वो 1 लाख पैस्कल्स के बराबर होता है। पैस्कल्स क्या है? ये हमारी प्रेशर की यूनिट है, जिसको हम मिली बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 मिली बार इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल्स। तो जो पास्कल है ये एसआई यूनिट है प्रेशर की। तो अगर हमने ये ग्राफ खींचा है एल्टीट्यूड और प्रेशर के बीच में, तो हम देख सकते हैं कि 1000 मिली बार यानी कि 1 लाख पास्कल्स के बराबर प्रेशर होगा अगर हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। और जैसे जैसे ये हमारा एल्टीट्यूड है यानी हाइट, तो जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते रहते हैं यानी स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर की ओर जाते हैं, तो देखिए प्रेशर बिल्कुल जीरो की तरफ मूव होने लगता है, यानी कि प्रेशर काफी घट गया है, क्योंकि ये हमारी प्रेशर की लाइन है। तो ट्रोपोस्फेयर में जब तक हम रहेंगे तब तक प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। यानी ट्रोपोस्फेयर में हम सबसे नीचे अगर बोले, जहां की अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, जहां से ट्रोपोस्फेयर शुरू होता है, तो वहां पे हमारा प्रेशर सबसे ज्यादा है। यानी हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो 1000 मिलीबार का पड़ रहा है। अभी मैं अगली स्लाइड में आपको इस बात को एनालाइज करके बताऊंगा कि 1000 मिलीबार का प्रेशर अर्थ की सरफेस पे पड़ने का मतलब है कि सारी चीजों पे हमारे ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर 1000 मिलीबार का प्रेशर पड़ रहा है, यानी कितना 1 लाख पास्कल्स का। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो ये प्रेशर डिक्रीज होते रहता है और ये जीरो की तरफ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बोलता था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ये बात आपको अभी क्लियर हो रही होगी। अभी हम देखते हैं कि अगर हम एक टेबल लेते हैं 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर की, यानी 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा लेकिन मैं एक स्क्वायर टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर की एक टेबल है अगर हम लेते हैं, तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस पे मौजूद है, तो ये प्रेशर जो एग्जर्ट होगा इसके ऊपर ग्रेटर देन 1 लाख पास्कल होगा, जो कि मैंने आपको पिछले ग्राफ में दिखाया है कि 1000 मिलीबार का प्रेशर एग्जर्ट होगा अर्थ की सरफेस पे, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर से लेके एक्सोस्फेयर तक सारे लेयर्स का जो प्रेशर आने वाला है अर्थ की सरफेस पे आने वाला है, तो 1 लाख पास्कल से ज्यादा का प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेशर इतना है कि अगर इस पे हम एक नहीं ऐसी 10 कार रख दें, मतलब इस टेबल पे हम ऐसी, ये कोई खिलौना कार नहीं है, ये आप समझ के चलिए कि जो रियल कार होती है, ऐसी 10 कार अगर हम रख दें तब ये प्रेशर 1 लाख पास्कल का निकल के सामने आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है तो हम लोग फिर जिंदा कैसे हैं, ऐसा इतना प्रेशर हम लोग कैसे झेल पा रहे हैं। तो वही बात मैं आपको समझाता हूं कि आखिर होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि कोई भी पॉइंट है, जो मैंने आपको वाटर के केस में बताया है कि कोई भी पॉइंट है वहां पे प्रेशर केवल एक डायरेक्शन में नहीं लगता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी जितना प्रेशर नीचे लगेगा उसके ही काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही प्रेशर लगेगा। तो अगर एयर जो है इस टेबल पे अगर इतना 1 लाख पास्कल का प्रेशर डाल रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, जिससे कि वो प्रेशर नलीफाई हो जा रहा है। यानी अगर F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, तो ये नलीफाई हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप एक प्रैक्टिकल घर पे भी करके देखे होंगे
कि जो बॉटल रहती है, ये एक बॉटल है, तो इस बॉटल में ऊपर से अगर आप कोई कार्डबोर्ड रखते हैं, अंदर वाटर भरा हुआ है और ये कार्डबोर्ड आपने इसके बोतल का मुंह खुला हुआ है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, और जब आप इसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है, आप इस फिगर में देखिए, तो ये जो कार्डबोर्ड है, हम हाथ से नहीं पकड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्डबोर्ड गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, वाटर का जो प्रेशर है नीचे की तरफ, और जो एयर प्रेशर है, वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं, जिससे कि ये कार्डबोर्ड गिरता नहीं है। तो और इसी टाइम अगर आप क्या करें कि एक सूजे से या किसी कील से इसमें छेद कर दें बोतल में, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें छेद करेंगे तो ये पूरा वाटर निकल जाएगा और ये कार्डबोर्ड नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? छेद करते ही ये वाटर निकल जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहां से एयर एंटर कर जाएगी, और एयर एंटर करते ही ऊपर क्या हो जाएगा कि एयर प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर, ये दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की तरफ काम करने लगेंगे, और नीचे से हमारा केवल एयर प्रेशर है, जिससे क्या होगा, ऊपर का दोनों का मिलके जो प्रेशर आएगा वो इसको ओवरकम कर जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी में इसका क्या लेना देना है, एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको ऐसे ही प्रेशर पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। आगे जब विंड सिस्टम और प्रिवेलिंग विंड्स वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, तो मैं केवल सिंपल ये भी बोल सकता था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, लेकिन आपको अगर ज्योग्राफी को पूरा फील करना है और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपको सब्जेक्ट को गहराई से जानना होगा। इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी काफी एम्फसाइज करके बता रहा हूं। और मेरा ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य ही केवल यही है कि आपको मैं इतना गहराई से नॉलेज दे पाऊं तो आप उस सब्जेक्ट्स के एक एक पहलू से वाकिफ हो पाओ। अभी यहां पे कुछ बातें लिखी हुई है, वो देखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन ए यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी 1 मीटर या यूनिट एरिया में अगर हम ऊपर की तरफ पूरा कॉलम ऑफ एयर एक खींच लें, तो उसका जितना भी प्रेशर पड़ेगा उस जगह पे, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है? 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट आर मिलीबार या पास्कल। तो जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो मिलीबार या पास्कल में यूज करते हैं। 1 मिलीबार इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 1 ग्राम ऑन ए स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर एग्जर्ट होने वाला अगर 1 ग्राम फोर्स है, इसके ऊपर हम 1 ग्राम का फोर्स लगा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिलीबार का प्रेशर। 1 मिलीबार का प्रेशर। द नॉर्मल प्रेशर एट सी लेवल इज टेकन टू बी अबाउट इतना। तो सी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो जो प्रेशर है वो 1013.25 मिलीबार के इक्वल आता है, जो कि इक्वल है अगर हम एक कॉलम में मरकरी 75 सेंटीमीटर हाइट तक भर दें। तो 1 एटमॉस्फेयर क्या हो गया? 1013.25 मिलीबार, जो कि इक्वल है 101325 पास्कल, यानी 1,01,325 पास्कल्स के, जो कि इक्वल है 101.325 किलो पास्कल के। तो ये यूनिट्स देख लीजिएगा। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, यानी कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटोज है। तो ऐसे जो टोपोग्राफी है लैंड की, उसके अलग अलग होने से या सन के इंसोलेशन जो रिसीव होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंट लैटिट्यूडनल जोन पे सन का इंसोलेशन या स्लोप पे भी डिपेंड करता है, तो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो प्रेशर है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स। तो प्रेशर सेल क्या होते हैं? अब ये 2 टाइप के रहेंगे। एक तो लो प्रेशर सेल, जिसको हम बोलेंगे लो प्रेशर सेंटर, और दूसरा होगा हाई प्रेशर सेल, या जिसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर सेंटर। तो अभी मैं आपको एक पिछले लेक्चर में एक एनिमेटेड स्लाइड से शो किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मैंने एक एयर पार्सल दिखाया था और बोला था कि सन के हीट देने से जो एयर पार्सल ऊपर जाता है, टेम्परेचर गेन करता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर एडियाबेटिकली ऊपर जाते रहता है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है और प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लो प्रेशर सेल। तो कभी भी लो प्रेशर सेल या लो प्रेशर सेंटर की बात करी जाएगी तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है और प्रेशर कम है। और कभी भी हम हाई प्रेशर सेल की बात करेंगे या हाई प्रेशर सेंटर की बात करेंगे, इसका मतलब है जो एयर पार्सल है वो नीचे आ रहा है, सबसाइड हो रहा है, तभी ना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होते रहेगा। ये वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट बताया हुआ है। तो ये स्लाइड है, वो मेरे पिछले लेक्चर की स्लाइड है, ये मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ मूव किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हाइट इंक्रीज हो रही है और ये कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल की कंडीशन बनती है। तो आप अगर ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं इसकी भी लिंक दे रहा हूं, तो आप ये लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर विंटर की कंडीशन है तो क्या होगा, जो कंटिनेंट्स हैं दे बिकम कूलर देन द ओशियन, क्योंकि कंटिनेंट और ओशियन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस होने की वजह से जो कंटिनेंट है वो जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। तो विंटर में कंटिनेंट के ठंडे हो जाने के कारण क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। और समर में क्या होगा, कंटिनेंट्स आर वार्मर देन द ओशन, तो क्या होगा, लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाएगा, ऊपर का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कंटिनेंट वार्मर हो जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं आइसोबार। हमने पिछले लेक्चर में देखा था आइसोथर्म, जिसको हमने बोला था कि जो सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस हैं अगर हम उनको कनेक्ट कर दें तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं आइसोथर्म। तो हमने काफी डिटेल में आइसोथर्म देखा था। अभी हम बोल रहे हैं आइसोबार। आइसो का मतलब इक्वल और बार क्या है, प्रेशर को दिखा रहा है। तो आइसोबार क्या हो जाएंगे, लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। तो जैसे टेम्परेचर इक्वल, उन प्रेशर को जैसे टेम्परेचर इक्वल होते हैं तो उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसोथर्म। ऐसे ही प्रेशर अगर इक्वल है तो ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे आइसोबार। तो द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ प्रेशर चेंजेस एंड इज रिफर्ड टू एज प्रेशर ग्रेडियंट। तो अभी ये बात हम देखते हैं। पहले हम यहां पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, लो प्रेशर सेंटर। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम प्रेशर देखें तो 1014 मिलीबार का प्रेशर दिखा रहा है और इसके चारों तरफ जो आइसोबार बन रहे हैं, इसको हम आइसोबार बोलेंगे क्योंकि इस लाइन पे जो भी या इस क्लोज्ड पाथ पे जो भी प्लेस होगा उस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, एटमॉस्फेयर का 1016 मिलीबार। इसके बाहर जो भी पाथ बन रहा है आइसोबार का, उसका प्रेशर है 1018 मिलीबार। इसका मतलब है कि ये सबसे लो प्रेशर का रीजन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लो प्रेशर सेंटर या लो प्रेशर सेल। ऐसे यहां पे है, ये एक लो प्रेशर बन रहा है क्योंकि यहां 1014 का प्रेशर है और इसके चारों तरफ जो है प्रेशर अधिक है, तो ये हमारे लो प्रेशर सेंटर बन रहे हैं। ऐसे हाई प्रेशर सेंटर हम देखते हैं, ये ऊपर 1020 मिलीबार है और इसके चारों तरफ जो भी प्रेशर है, जैसे 1018 है, ऐसे और भी आइसोबार होंगे इसको घेर के, ऐसे और भी आइसोबार होंगे इसके चारों तरफ। तो ये हाई प्रेशर सेंटर बन रहा है और ऐसा ही ये नीचे बन रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ प्रेशर चेंजेस। तो जैसे हमने आइसोथर्म देखे थे, तो आइसोथर्म में हम बोल रहे थे कि जितना इनके बीच स्पेस कम होगा उसका मतलब है कि टेम्परेचर उतने जल्दी चेंज हो रहा है, यानी उसको हम बोलते थे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा है, मतलब रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाता था। ऐसे ही यहां पे कि अगर स्पेसिंग ऑफ आइसोबार एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ प्रेशर चेंजेस एंड इज रिफर्ड टू एज प्रेशर ग्रेडियंट, तो जो इनकी बीच की स्पेसिंग होगी, इन आइसोबार्स के बीच की स्पेसिंग होगी, वो क्या दिखाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जितना क्लोज होगा, यानी क्लोज आइसोबार्स और क्लोज प्रेशर सेंटर होंगे, उसका मतलब स्टीप और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट है, उतना ज्यादा अंतर है उनके प्रेशर्स के बीच में।
तो प्रेशर ग्रेडियंट हम बोलेंगे कि ज्यादा है। देखिए ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, तो ये भी कठिन ही है प्रवणता, तो उससे सिंपल तो ग्रेडियंट ही हम याद कर सकते हैं। तो ये हम देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विथ हाइट। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि जब हम देख चुके हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर में जब हम होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है रैपिडली विद हाइट। क्यों? जो हमने अभी देखा था कि नीचे ट्रोपोस्फेयर है और जब हम ऊपर जाएंगे तो ज्यादातर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो ज्यादातर हमारा एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है, उसके ऊपर फिर काफी लेस डेंस रहता है एटमॉस्फेयर। इसलिए जैसे जैसे हम हाइट की ओर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है रैपिडली। अगला पॉइंट देखते हैं, डिक्रीज इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जो प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के भी और टेम्परेचर के भी। तो अगर हम एक फैक्टर कंसीडर करेंगे तो दूसरे को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी कैसी है वहां एटमॉस्फेयर की, कितनी गैसेस कितनी डेंस है, कहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा है, कहाँ पे क्या है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिक्रीज होगा एयर प्रेशर का वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि चेंज इन आइदर टेम्परेचर और डेंसिटी विल कॉज ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये बात हम समझ गए। तो इन जनरल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज एट द रेट ऑफ अबाउट 34 मिलीबार एवरी 300 मीटर्स। तो ये कोई एग्जाम में आने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन आप एक दिमाग में रख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज क्या होगा कि 34 मिलीबार का प्रेशर डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम 300 मीटर की हाइट पे मूव करेंगे। तो अगर हम एट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट चले जाते हैं तो क्या होगा कि जो एयर प्रेशर है वो जो सरफेस पे या सी लेवल पे एयर प्रेशर होगा उसके लगभग 2/3 लेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड मूवमेंट। तो जो विंड या हवा का जो बहना है या हवा का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। अभी दो बातें आएंगी ज्योग्राफी में सामने। विंड, तो विंड को हम बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। तो एयर जब भी चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा एयर का उसको हम बोलेंगे विंड। और जो करंट्स का मूवमेंट होगा या जिसको हम करंट्स बोलेंगे तो वो क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, ऊपर की तरफ जब मूवमेंट होगा तो हम उसको करंट्स बोलेंगे। ये बात आगे फिर से आएगी, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट विंड मूवमेंट। तो विंड मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने आपको बता दिया है कि अगर लो प्रेशर है या कोई आइसोबार है उसके दूर जाते हुए कितने आइसोबार हैं और उनके प्रेशर्स क्या हैं। अगर क्लोज स्पेसिंग है इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट काफी ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होने पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उतना तेज से विंड मूवमेंट होगा। ये हम आगे देखेंगे। अब बायोवेंट फोर्स, बायोवेंट फोर्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, या जिसको हम बोल सकते हैं उत्प्लावन बल, या ऊपर की तरफ पुश करने के लिए जो बायोवेंट फोर्स होता है, या सराउंडिंग एयर से बीच का जो एयर है वो अगर लेस डेंस हो जाता है तो उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, या जो वार्म एयर होती है उसको एक वायोलेंट फोर्स सराउंडिंग एयर से मिलता है जो ऊपर की तरफ पुश करती है, तो इसको हम बोलते हैं वायोलेंट फोर्स। तीसरा है फ्रिक्शन एंड कोरियोलिस फोर्स। आज के ही लेक्चर में हम कोरियोलिस फोर्स को डिटेल में समझेंगे। और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसको भी हम देखते हैं फिर। अभी सबसे पहले हम लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये क्या होता है? तो द प्रेशर ग्रेडियंट या डिफरेंस इन प्रेशर जो मैंने आपको बताया बिटवीन प्रेशर सेल्स एंड द सराउंडिंग्स कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप सारा समझ लीजिए, उसके बाद आपको याद रखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूवमेंट होता है। यानी जो हाई प्रेशर सेंटर होगा उससे अगर लो प्रेशर 1018 मिलीबार है यहाँ पे, तो हमारी एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से इस तरफ। तो दिस मूवमेंट यानी मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस ग्रेटर इज द विंड स्पीड। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा
यानी क्लोज स्पेसिंग है, यानी कि प्रेशर रैपिडली चेंज हो रहा है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए जो विंड की स्पीड होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। एंड इज वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट, अगर आइसोबार काफी दूर दूर होंगे तो क्या होगा, ये विंड स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो वीक है। तो इसका मतलब है कि ये दूर इसीलिए है क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। द विंड डायरेक्शन फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी विंड भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। मतलब अगर आइसोबार ऐसे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे है, तो कहने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आइसोबार की, विंड वही फॉलो करेगी। अभी दूसरा जो हमारा था वाइवेंट फोर्स, वो क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स आल्सो डिटरमाइन वेदर द एयर सिंक्स और राइजेस एट ए प्लेस, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स हैं वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जो एयर है वो सिंक करेगी, यानी कि ये एयर पार्सल नीचे आएगा या ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ जाएगा। तो द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स वाइवेंट फोर्स ऑन द लो प्रेशर सेल, जो लो प्रेशर सेल बनेगा तो उस पर क्या होगा, जो सराउंडिंग एयर होगी या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा वो वाइवेंट फोर्स लगाएगी, एंड हेंस द एयर विद इन ए लो प्रेशर सेल राइजेस। तो अगर लो प्रेशर सेंटर है, वहां की एयर है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो सराउंडिंग एयर उस पर फोर्स लगाएगी, वाइवेंट फोर्स लगाएगी और इसको ऊपर उठा देगी। अभी हम इसको काफी एनिमेशन से आगे समझेंगे। ऑन द अदर हैंड द एयर विद इन ए हाई प्रेशर सेल, और हाई प्रेशर सेल की अगर एयर होगी तो वो नीचे की ओर सबसाइड कर जाएगी क्योंकि वो डेंसर हो जाएगी। अभी हम समझते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो साइक्लोन्स का नाम आपने सुना होगा, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है। बाकी साइक्लोन फॉर्मेशन वगैरह की जो बात होगी वो आने वाले लेक्चर्स में होगी। तो अभी हम देखते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ है, यानी प्रेशर डिक्रीज हुआ। कैसे भी हो सकता है, सन की हीट से हो सकता है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है यानी यहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे मौजूद जो भी हवा होगी वो लेस डेंस हो जाएगी और सराउंडिंग एयर उसको थ्रस्ट देके या वाइवेंट फोर्स देके राइज कर देगी, तो ये एयर ऊपर की ओर चली गई। इससे क्या हुआ, जो सराउंडिंग एयर थी इसका स्थान लेने के लिए या इस प्लेस को जो कि लो प्रेशर का था और बगल में क्या था, सराउंडिंग में हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगी और इसके प्लेस पे आने लगी। तो यहां पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैदा हो जाता है। तो ये मैं जब कोरियोलिस फोर्स पढ़ाऊंगा अभी इसी लेक्चर में, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं अर्थ के, तो ये जो साइक्लोनिक फ्लो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है एयर्स का, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है एयर का, और ये एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये बात अभी जब कोरियोलिस फोर्स में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों हवाएं मूव होती हैं साइक्लोन में, जब वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये इसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक फ्लो, यानी कि लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होने पे जो हवाएं हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर उसके स्थान भरने के लिए आती हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक फ्लो। और जो एयर राइज होकर ऊपर चली गई, तो यहां मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे जैसे ये ऊपर जाती रहेगी टेम्परेचर डिक्रीज होते रहेगा, प्रेशर डिक्रीज होते रहेगा, ये मैंने आपको समझाया था। और एडियाबेटिकली ऊपर जाते हुए आखिर में ये अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी, जिससे उसको और पुश मिलेगा और ऊपर जाएगी, और आखिर में क्या होगा कि जब वो ठंडी हो जाएगी तो कंडेंसेशन के कारण रेनफॉल की पोजीशन आ जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी। इसके बाद मॉइस्चर खत्म होने के बाद ये एयर जो ड्राई होके दूसरे प्लेस पे चली जाएगी। ये हम देख सकते हैं ये ड्राई एयर है, इसके पास मॉइस्चर नहीं है, सारा रेनफॉल यही हो जाएगा, और ये जो ड्राई एयर है इसके बाद सबसाइड करेगी और सबसाइड करते हुए प्रेशर इंक्रीज होते रहेगा और इस प्लेस पे एक हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट होगा। यानी अगर एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ है तो कहीं हाई प्रेशर सेंटर भी क्रिएट होगा। तो हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट होगा, ये हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं, इसका मतलब है ये डाइवर्ज होंगी। अभी यहाँ पे एक कन्वर्जिंग सिचुएशन बन रही थी, सारी
हवाएं लो प्रेशर सेंटर की ओर भाग के आ रही थी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस या कन्वर्जिंग सिचुएशन, यानी एक जगह इकट्ठा होना। और यहाँ पे एयर मॉइस्चर लूज करके जब ड्राई बची तो नीचे आ रही है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस या डाइवर्जिंग सिचुएशन। और यही हवाएं फिर दूसरी जगह पे लो प्रेशर सेंटर की ओर चली जाती है। तो ऐसा ही एक सेल क्रिएट हो गया, यानी एक जगह का कन्वर्जेंस हो रहा है तो दूसरी जगह डाइवर्जेंस हो रहा है। और यहाँ पे अगर कन्वर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस होगा, जो भी अर्थ पे होगा, तो ट्रोपोस्फेयर में उसका उल्टा हो रहा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप अभी मैं इसको भी एनिमेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या हुआ। हमारा प्रेशर डिक्रीज हुआ, लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ, एयर क्या हुई, राइज हुई। उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, नीचे जहां पे खाली प्लेस बच गया तो वहां पे कन्वर्जेंस हुआ, एयर ने आके उसका प्लेस भरा। उसके बाद क्या हुआ, साइक्लोनिक कंडीशन बनी, एक साइक्लोनिक कंडीशन बनी। और इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूं। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इनस्टेबिलिटी का मतलब है रेनफॉल। यहां पे रेनफॉल होगा, रेनफॉल का पूरा लेक्चर ले चुका हूं। तो ये हमारा क्या है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये यहां पे जो हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। अगली स्लाइड्स में आएगा कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या है, तो वो भी यही मैंने आपको बता दिया है कि एंटी साइक्लोनिक क्या होगा। ये कन्वर्जेंस का उल्टा जो डाइवर्जेंस होगा वो हम कहेंगे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो वहां रेनफॉल नहीं होगी, यानी वो एक स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। अब हम इसको थोड़ा विजुअली ऑब्जर्व करते हैं। ये मैंने क्रिएट किया है, अब इसमें देखिएगा। यहां पे हमारा सन है, सन से हीट मिली, किसी भी प्लेस पे किसी एयर पार्सल को हीट मिली, या उस प्लेस पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो गया। सन से हीट लेके कहीं किसी प्लेस पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ। इसके बाद क्या होगा, यहां पे जो भी हवाएं होंगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी। ये हवा ऊपर उठी, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या होगा, नीचे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, वहां पे जो प्लेस खाली हुआ है, तो सराउंडिंग की जो हाई प्रेशर की एयर्स होंगी वो इस तरफ आएंगी, ये देखिए। और यहां पे क्या होगा, एक साइक्लोनिक कंडीशन पैदा होगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में ही एयर क्यों घूम रही है, ये मैं आपको अभी इस लेक्चर में क्लियर करूंगा। कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, फिर से देखिएगा। लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ, विंड मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, वायवेंट थ्रस्ट मिला यहां के एयर्स को। ये ऊपर की तरफ एयर मूवमेंट हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, और जो सराउंडिंग एयर थी वो इसका प्लेस लेने के लिए आई, और साइक्लोनिक फ्लो एक क्रिएट हो गया। तो अभी क्या होगा, इसके बाद यहां से जो भी मॉइस्चर थी, यहां रेनफॉल हो जाएगा। रेनफॉल होने के बाद यहां की जो एयर थी मॉइस्चर लूज करने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये सबसाइड होगी। सबसाइड होने से क्या होगा, यहां पे हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट होने से यहां पे डाइवर्जेंस होगा, और यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशन रहेगी। यहां पे साइक्लोनिक कंडीशन थी, यहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पैदा होगी, क्योंकि यहां पे डाइवर्जेंस होगा। तो आप देख सकते हैं ये एरो की डायरेक्शन से कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जब बनेगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर फ्लो होगा। तो ये डाइवर्जेंस होगा, और ये एयर वापस किसी लो प्रेशर सेंटर की ओर मूव करेगी। अभी हम देखते हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो यहां पे जो कंडीशन बनेगी उसको हम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ किसी प्लेस पे तो क्या होगा, एयर सिंक होगी। यहां प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ऊपर से जो हवाएं आएंगी नीचे सिंक होगी, डाइवर्जेंस होगा, एयर यहां से यहां मूव कर जाएगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पैदा हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी, यानी रेनफॉल नहीं होगा। तो रेनफॉल के लिए सबसे जरूरी क्या है, वहां पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये कुछ बातें हैं
आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ये बातें याद कर सकते हैं कि प्रेशर सिस्टम अगर कैसा है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, या साइक्लोनिक कंडीशन है या एंटी साइक्लोनिक प्रेशर सिस्टम है। तो प्रेशर कंडीशन कैसी होगी, अगर साइक्लोनिक कंडीशन है या साइक्लोन प्रेशर सिस्टम है तो जो प्रेशर होगा वहां पे लो होगा, और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा, ये देख चुके हैं हम लोग। और पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन कैसा होगा, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, अर्थ में अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तब हम बोलेंगे कि जो साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी उसमें जो एयर डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी जो एयर फ्लो होगा वो इस टाइप से होगा। ये हमारा ऐसे साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं तो साइक्लोनिक कंडीशन जस्ट उल्टा होगी, क्लॉकवाइज एयर फ्लो होगा, और एंटी साइक्लोन में इसका उल्टा होगा, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अगला हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है कि जो टोपोग्राफी है अर्थ सरफेस की, कहीं माउंटेन है कहीं प्लेटोज है, तो इसकी इरेगुलरिटी के कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। द इरेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस रजिस्ट द विंड मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो बीच में माउंटेन आ गया, कहीं प्लेटो आ गया, तो ऐसे एयर जो मूवमेंट है उसको रजिस्ट करती है ये टोपोग्राफी ऑफ सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अगला है द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रिक्शन जनरली एक्सटेंड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। तो ये फ्रिक्शन जो है वो जनरली कहां तक काम करता है, अर्थ की सरफेस से 3 किलोमीटर तक ये फ्रिक्शन फोर्स कंसिडरेबल होता है। फिर हम देख सकते हैं ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। सी सरफेस का टोपोग्राफी वहां कुछ ऐसा ज्यादा हमको मिलता नहीं है, तो इसलिए सी सरफेस पे ये फ्रिक्शन बहुत मिनिमल काम करता है। एट द सरफेस ड्यू टू हाई फ्रिक्शन द विंड डायरेक्शन मेक्स हाई एंगल्स विद आइसोबार। तो आइसोबार अगर ऐसे हैं तो वैसे तो 90 डिग्री पे विंड डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी एक आइसोबार से दूसरे आइसोबार की तरफ हमने पढ़ा है कि जो विंड डायरेक्शन होगी वो 90 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो एट सरफेस अगर हम बात करते हैं, ओशन की बात नहीं करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस पे मौजूद जितना टोपोग्राफी है या जो भी लैंड रिलीफ्स है उनसे जो फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है, इस कारण ये एंगल पे मूव होते रहती है विंड डायरेक्शन। अब हम देखते हैं अपना कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए आप समझिएगा, तो ड्यू टू दिस इफेक्ट विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ऑफ देयर पाथ एंड दोज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टू देयर लेफ्ट। इसको फेरल लॉ भी बोलते हैं। तो ये तो रटने वाली बात हो गई कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो अगर कोई विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो वो अपने राइट डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर खड़ा कर दें और ये सामने की तरफ देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए या हमारे लिए जो राइट डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यानी विंड जो ऐसे जानी चाहिए थी वो अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है वो विंड ऐसे जाएगी ना कि सीधे जाएगी। और ऐसा ही तब होगा जब हम ऊपर से देखेंगे, यानी कि अगर कोई विंड यहाँ पे कोई हाई प्रेशर सेंटर है और यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तरफ जानी चाहिए थी, तो अभी हम अगर राइट डायरेक्शन बताएंगे तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर खड़ा करेंगे जो कि इस तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ, तो उसके लिए जो राइट होगा वो इधर से देखने पर हमारे लिए लेफ्ट होगा, यानी कि इस सिचुएशन में जो राइट होगा वो इस तरफ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एयर यहाँ से नीचे आनी चाहिए थी वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी नीचे से ऐसे जाएगी और ऊपर से ऐसे आएगी। तो जब मैं आपको अगले लेक्चर में विंड सिस्टम बताऊंगा डिफरेंट जोन्स के, तब आपको पता चलेगा कि जो ट्रॉपिकल जोन रहेगा उसमें जो विंड डायरेक्शन है वो ऐसे रहती है, जो ईस्टर्ली जिनको हम बोलते हैं वो ऐसे रहती है, और इसके ऊपर ऐसे रहती है। उसका कारण जो होगा वो कोरियोलिस फोर्स ही होगा। इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, तो अभी हम केवल ये समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। तो ये तो हो गया कि आपको जो रूल अप्लाई करना है कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, चाहे इधर से इधर को देखें या उधर से नीचे तरफ आए, आपको राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देना है उस एयर को या किसी भी चीज को। तो अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे अर्थ का जो मूवमेंट है वो स्पीड ऑफ रोटेशन वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोल्स।
जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो इक्वेटर पे ज्यादा है और जो पोल्स पे स्पीड ऑफ रोटेशन है अर्थ का वो कम है। इससे होगा क्या? और अर्थ हमारी मूव कैसे कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से अगर हम कोई चीज फेंकें तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होने से वो चीज यहां पे पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या कि इसका रोटेशन स्पीड ज्यादा है, इसका रोटेशन स्पीड कम है, तो जो भी चीज आप फेंकेंगे वो डिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन आपका इक्वेटर पे ज्यादा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक एपरेंट फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, ना कि एक रियल फोर्स। ये एपरेंट फोर्स या एपरेंट डिफ्लेक्शन जो हमें महसूस हो रहा है, कोरियोलिस इफेक्ट है, इज द एपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का एपरेंट डिफ्लेक्शन है, जैसे एरोप्लेन हो गया, विंड हो गई, मिसाइल्स हो गई, स्नाइपर बुलेट्स हो गई, ओशियन करंट्स हो गई। ओशियन करंट्स पे भी ये कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, यानी कि जो करंट सीधे आपको महसूस होगा कि जाने चाहिए था, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इक्वेटर पे जो स्पीड है वो ज्यादा है और ऊपर की तरफ हम जाएंगे या पोल्स पे जाएंगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम है, इसलिए ये डिफ्लेक्शन जो है हमको महसूस होता है। इसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे। तो ऐसा ही होगा जब ऊपर से हम नीचे करेंगे तो हम कम स्पीड ऑफ रोटेशन वाली जगह से ज्यादा रोटेशन वाली जगह पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्लेस तो आगे निकल जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है एपरेंटली पीछे रह जा रहा है, यानी अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी यहां से अगर कोई विंड ऐसे जानी चाहिए थी तो ये अपने लेफ्ट तरफ, या यहां से ऐसे जानी चाहिए थी तो इसका लेफ्ट कहां हुआ? इस तरफ, तो ये ऐसे जाएगी। और अगर ऐसे जाना चाहिए था तो इस तरफ हो जाएगी, ऐसे। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर याद रख के चलिए, साउदर्न अपने आप हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो राइट तरफ होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहां होगा? लेफ्ट तरफ होगा। तो आपको लग रहा होगा कि इस तरफ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं, यहां से अगर कोई विंड सीधी आ रही है तो यहां ऑब्जर्वर खड़ा करके जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ आएगा। तो ये विंड अगर ऐसी जानी चाहिए थी तो डिफ्लेक्ट होकर ऐसी हो जाएगी, और अगर यहां से जानी चाहिए थी तो डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ हो जानी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होता है तब यहां से आने वाली जो भी विंड होगी उस पर राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये विंड ऐसी हो जाएगी। यहां से आने वाली विंड होगी वो इस तरफ राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा तो वो ऐसी हो जाएगी। यहां से जो विंड आ रही है राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा तो वो ऐसी हो जाएगी। यहां से आ रही है राइट साइड डिफ्लेक्शन, ये ऐसी हो गई। यानी आप देख सकते हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर क्रिएट है बीच में, तो साइक्लोनिक फ्लो बनेगा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसमें जो विंड डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो बन रहा है। तो आप कैसे याद रखेंगे? अगर आप भूल रहे हो तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा विंड का वो होगा साइक्लोनिक कंडीशन में, यानी साइक्लोनिक फ्लो में, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड मूवमेंट होगा वो होगा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में। तो जहां पे एंटी है यानी एंटी साइक्लोन है तो वहां पे क्लॉकवाइज है। तो आपको ये याद रखना है कि एंटी लगा हुआ है तो एंटी नहीं आएगा, बस आपको एक याद रखना है कि एंटी साइक्लोन है तो क्लॉकवाइज रहेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा कि साइक्लोनिक फ्लो है तो एंटी क्लॉकवाइज विंड डायरेक्शन रहेगी, और इसका उल्टा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो आपको मैं पिछली स्लाइड में दिखाया था ये, तो ये आपको अब याद रहेगा कि अगर साइक्लोनिक कंडीशन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो एंटी लग जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है। तो व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, यानी आइसोबार बिल्कुल स्ट्रेट है, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन भी नहीं, यानी जो टॉपोग्राफी का हमने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, आइसोबार्स भी स्ट्रेट है, तो क्या होगा? द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाई कोरियोलिस फोर्स। तो जो
प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर वाले आइसोबार से लो प्रेशर बार की तरफ जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होगा उसको बैलेंस कर लेगा कौन? कोरियोलिस फोर्स, जो कि हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो सी हमारा कोरियोलिस फोर्स हो गया, वी जियोस्ट्रॉफिक विंड हो जाएगी। यानी अब जो विंड चलेगी वो पैरेलल टू बोथ आइसोबार चलेगी, यानी जो कि हम बोल रहे थे कि आइसोबार के परपेंडिकुलर चलती है, लेकिन अभी अगर क्या होगा कि आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड जो होगी वो ब्लो करेगी पैरेलल टू आइसोबार। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड इज मैक्सिमम। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि विंड में डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो अभी विंड में हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होगा इस केस में। तो जो आइसोबार है वो भी कभी ऐसे स्ट्रेट भी नहीं रहते हैं। दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो अभी जियोस्ट्रॉफिक विंड कब बनेगी, तो आगे जब लेक्चर आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो आपको अभी ये याद रखना है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड के लिए क्या है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा और विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, कोरियोलिस फोर्स भी विंड स्पीड पर डिपेंड करता है, उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी कोरियोलिस फोर्स और बढ़ते जाएगा। तो द विंड्स इन अपर एटमॉस्फेयर, अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करें 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस, अपने सरफेस से 2-3 किलोमीटर अबव की बात करें, तो जो विंड्स होगी दे आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। तो वहां पे तो कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहां हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड के लिए क्या बोला है कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना आए। जब हम 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो जो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड की हम बात करेंगे, ये हम अर्थ सरफेस के पास की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अबव एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में बात करेंगे, जहां पे जियोस्ट्रॉफिक विंड चलेगी, जो कि काफी तेज गति से चलने वाली विंड्स होती हैं। आगे लेक्चर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड की जो विशेषता रहेगी आगे आप देखेंगे, वो क्या होगी कि जब हमारे जोन बनेंगे, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, तो ज्यादातर आप देखेंगे विंड्स ऐसे चल रही हैं। लेकिन जब हम अपर एयर की बात करेंगे तब हम जियोस्ट्रॉफिक विंड का कॉन्सेप्ट लाएंगे। वहां हम बोलेंगे कि जो आइसोबार के पैरेलल चलने लगेगी विंड। तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको ये पहले बता रखा था। तो अभी है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसी सर्किल में अपने सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है, या फोर्स तभी आएगा जब, या फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन भी हम बोलेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। बाहर की तरफ जो होता है उसको हम, जो कि अपरेंट फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उसको जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस ए सर्कुलर पैटर्न ऑफ फ्लो, यानी कि वॉर्टेक्स का ऐसे एक वॉर्टेक्स बनाएगा अराउंड सेंटर ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, जैसे आपने ये देखा था कन्वर्जेंस, ये हाई है, उस फिगर में हमने उल्टा देखा था, लो पहले देखा था। तो अगर लो प्रेशर सेंटर है, कन्वर्जेंस की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं ये सारी हवाएं बीच में जा रही हैं और एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर रही हैं। और जब डाइवर्जेंस की सिचुएशन है, यानी कि ऊपर कन्वर्जेंस है, तो नीचे की तरफ आ रही हैं, तो ये एक वॉर्टेक्स क्रिएट करती है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। तो ये क्या है कि इट एक्ट्स ओनली ऑन एयर दैट इज फ्लोइंग अराउंड सेंटर ऑफ सर्कुलेशन। तो जो एयर सेंटर ऑफ सर्कुलेशन है, यानी जो सर्कुलेशन है उसकी तरफ आएंगी तो ये वॉर्टेक्स फॉर्म कर लेंगे। अभी हम ये लास्ट स्लाइड है, देखते हैं। व्हाई आर देयर नो ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इक्वेटर। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है। तो इक्वेटर में 5 डिग्री इधर उधर हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डोल्ड्रम। आगे आएगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोल्ड्रम, तो जो 5 डिग्री ऊपर नीचे के का जोन होता है इक्वेटर के, तो उसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत, मतलब कुछ ज्यादा एक्टिविटी साइक्लोन्स की नहीं होगी वहां। तो ऐसा क्यों है, वहां पे साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं? तो उसका रीजन है, जैसे हम ये टॉप व्यू है, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम विदाउट कोरियोलिस इफेक्ट बात करते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, स्पीड सबसे ज्यादा है रोटेशन की, इसलिए इक्वेटर से जब हम दूर जाएंगे तभी कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, ये 0 डिग्री है, यहाँ तो स्पीड ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा है ही, तो कोरियोलिस फोर्स की बात हम तभी करते हैं जब हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं। अगर हम इक्वेटर के अलोंग मूव करेंगे
तब वो एपरेंट फोर्स काम नहीं करेगा, यानी जो कोरिलेस फोर्स है उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं जब हम 0 डिग्री पर रहेंगे। तो अभी जब यहाँ पे कोरिलेस फोर्स है ही नहीं तो क्या होगा कि विदाउट कोरिलेस इफेक्ट क्या होगा कि अगर लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होगा तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हम टॉप व्यू में ऊपर से देख रहे हैं, तो हवाएं सीधे आएंगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि कोरिलेस फोर्स ही नहीं है। जो कि हमने देखा था कि अगर ऐसे आ रही है तो अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी, तो वो सब चीज नहीं होने वाली है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम ही नहीं करेगा इक्वेटर पे। अगर कोरियोलिस फोर्स होता तब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। और वही चीज है, जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो वो सबसाइड कर जाएंगे। विदाउट कोरियोलिस फोर्स सीधे सीधे ऐसे दिखेंगे, अगर कोरियोलिस फोर्स होता तब ऐसे जाती, तो कोरियोलिस फोर्स है नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इक्वेटर। क्योंकि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या है, अर्थ एयर का मूवमेंट इस टाइप से होना चाहिए या एंटी साइक्लोन इस टाइप से। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पाइरल बनते हैं यानी स्पाइरलिंग इफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होने पाता है, इसलिए कोई साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।